और अब जरा महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का जबरदस्त कमबैक हुआ, इस बारे में बात करते हैं। ये कमबैक कोई चुनाव जीतने की वजह से नहीं हुआ। राज ठाकरे का कमबैक बाकी महाराष्ट्र की दूसरी पार्टियों की वजह से हुआ है। जो पार्टियां राज के बयानों पर रिएक्ट तक नहीं करती थी, वो उन्हें भाव न देने की कोशिश में भाव दे रही हैं। ठाणे में राज ठाकरे ने तलवार लहराई, सनसनी पैदा करने वाले बयान दिए। राज ठाकरे लाउड हैं, मगर स्पीकर कौन है? क्योंकि इस बार मुद्दा लाउड स्पीकर है। चुकीचं काय बोललो? या मुस्लिमवरच्या भोंग्याचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? आणि जर सांगून जर तुम्हाला समजत नसेल की हे भोके खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। राज ठाकरे का अल्टीमेटम नंबर 1। नवरात्र उत्सव असतो, 10 दिवसामध्ये आपण समजू शकतो, तरीही तो लाऊडस्पीकर कधीच लावला पाहिजे, तो भाग वेगळा। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजे, खाली आले पाहिजे। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे का अल्टीमेटम नंबर 2। मी जाता आता फक्त परत एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीने, जे कोणी माझं भाषण ऐकत असतील त्या सर्वांच्या साक्षीने मी सांगतोय, ज्या मुसलमानांना त्यांच्या प्रार्थना करायच्या आहेत, प्रार्थना करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरामध्ये ठेवावा, रस्त्यावरती आणू नये। जेव्हा सणासुदीचे ज्यावेळेला दिवस असतील त्यावेळेला 10 दिवस 15 दिवस आपण समजू शकतो, पण 365 दिवस 24 तास हे नाटक लफडं चालणार नाही यापुढे महाराष्ट्रात। राज ठाकरे का अल्टीमेटम नंबर 3। नरेंद्र मोदींना माझं सांगणं आहे, आजही सांगणं आहे, या 2 मागण्या तुम्ही पूर्ण करा। या देशामध्ये खूप मोठे उपकार होतील। एक म्हणजे या देशामध्ये समान नागरिक कायदा आणा, जिथे समाजाला त्रास होतोय असल्या कोणताही धर्म असता कामा नये। जे मुसलमान बांधव आहेत त्या मुसलमान बांधवांना सगळ्यांना सांगा की उद्या कुठच्याही प्रकारचा आपल्याला तेढ निर्माण करायची नाही, आपल्याला दंगली नको आहेत, आपल्याला महाराष्ट्रात सगळ्या सुखी ह्या काही गोष्टी या देशामध्ये होणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे। राज ठाकरे का अल्टीमेटम नंबर 4। बदले बदले से सरकार नजर आते, आजकल बदले हुए अंदाज नजर आते। राज ठाकरे इन दिनों जहां जाते हैं अपना रिकॉर्ड इसी टोन में बजाते हैं। यूं तो उनकी पार्टी अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहलाती है, हिंदुत्व और मराठा क्षेत्रवाद को साथ ले जाती है, मगर उनके सुर में इतनी तुर्शी पहली बार देखी जा रही है। 2006 में शिवसेना से बगावत के बाद वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। अब ये बदला हुआ तेवर राज साहब के कुछ साथियों को भी रास नहीं आ रहा। उम्मीद थी कि राज ठाकरे ठाणे की रैली में पिक्चर क्लियर करेंगे, मगर अजान के अगेंस्ट हनुमान चालीसा की बात करने वाले राज अब खुले में पढ़ी जाने वाली जुमे की सामूहिक नमाज पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वही राज ठाकरे हैं जिनकी पार्टी के झंडे में कभी मुसलमानों का हरा रंग भी था। पार्टी का एक मोटो मराठियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता था। वो यूपी बिहार के भाइयों को मुंबई से भगाने की बात करते थे। अब उनका स्टैंड अल्ट्रा हिंदुत्व वाला है। इसमें मराठा क्षेत्रवाद कहीं पीछे छूट गया लगता है। आइए राज साहब की इस नई राजनीति को समझते हैं। इसे समझने का एक सूत्र नारायण राणे के विधायक बेटे नीतेश राणे से मिलता है। राणे परिवार से राज ठाकरे की करीबी जाहिर है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है की तर्ज पर बाल ठाकरे ने जब उद्धव को आगे बढ़ाया तो राणे और राज दोनों को ये रास नहीं आया। नीतेश राणे की बात सुनिए और समझिए राज ठाकरे कौन सी राह जा रहे हैं। हिंदुत्व का विषय देश भर में मोदी साहब के
लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पक्ष ही लेते आई हुई है। राज साहब ठाकरे ने अभी भारतीय जनता पक्ष के लाइन के हिसाब से आज ये अभी अपनी भूमिका अभी ली है। लाउड स्पीकर का जो विषय है वो भारतीय जनता पक्ष ने अलग अलग माध्यम से, हमारे प्रसाद लाड हो, हमारे प्रवीण दरेकर जी हो, हमारे मोहित खंबो जो, ये सब लोग ने अलग अलग तरीके से लाउड स्पीकर का विषय लिया है। वो विषय एमएनएस को भी पसंद आया, इसलिए एमएनएस भी अभी हमारे पीछे वो विषय लेके आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को अभी भारतीय जनता पक्ष की भूमिका पसंद आने लगी है। अभी वो कितना देर तक पसंद आती है वो सवाल उनको पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन उस पर निशाना तो बीजेपी पर साधा जा रहा है ना कि स्क्रिप्ट राइटर वो है और बीएमसी के मद्देनजर हम हमारे स्क्रिप्ट राइटर है और हम ही उसके कलाकार है। मैं कलाकार इतना अच्छा दिखता नहीं हो गया आपको, हमको अलग बाहर से कलाकार लेना पड़ता है। फिर हमको इधर उधर से किराए पे कलाकार लाने की जरूरत नहीं। और हमारे स्क्रिप्ट क्या बाजार में लेके खड़े नहीं रहते हम लोग, तू भी ले तू भी ले तू भी ले। हमारा स्क्रिप्ट हम ही पढ़ते हैं, इसलिए तो हम इधर बैठे। जिसको हमारी स्क्रिप्ट पसंद है वो हमारे हिसाब से पीछे पीछे आते। पहले वो ठाकरे आते थे, अभी ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। राज ठाकरे बीजेपी के बताए रास्ते जा रहे हैं या बीजेपी के करीब जा रहे हैं, अभी ये सिर्फ एक अनुमान है। मगर सियासत में अनुमान कई बार ठोस भविष्यवाणियों के बरक्स सटीक बैठते हैं। राज जिस अंदाज की राजनीति कर रहे हैं, ये अंदाज बेसिकली शिवसेना का होता था। बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना उग्र होती थी, बीजेपी सहिष्णु होती थी, शिवसेना हिंसक होती थी। कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना बदली है। गठबंधन में सॉफ्ट हिंदुत्व शिवसेना की मजबूरी है। राज ठाकरे हार्ड हिंदुत्व का यही खाली स्पेस हथियाना चाहते हैं। फिलहाल उनके सामने तत्काल इस साल होने जा रहा बीएमसी का इलेक्शन है। मुंबई का अकेला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट कुछ छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। मगर बीएमसी में राज की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हुई है। इस वक्त तो बीएमसी में उनके पास एक अकेला पार्षद है। राज ठाकरे के का नेतृत्व क्या है, उनके पार्लियामेंट में क्या उनका उपस्थिति क्या है, नवनिर्माण सेना की, या यह विधानसभा में क्या उनकी उपस्थिति है, कुछ भी नहीं, जीरो के बराबर है। तो ये उनका नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व कुछ भी नहीं है। मगर वो जनता में एक मिमिक्री करके या अच्छे भाषण करके लोगों को इकट्ठा करवा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इसलिए उनकी बातों को हम इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों दें। उनके भाषण, हमारा ये मानना है या हमें इसे सोर्सेस सूत्रों के ज़रिए ये जानकारी मिलती है कि नागपुर में लिखे गए भाषण, या ये सारी व्यवस्था जो है, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इस पर लाखों रुपए खर्च करना, क्या बीजेपी फंड कर रही है? ये तमाम चीज़ें सवालिया निशान पैदा करते हैं। अब यह है कि क्या बीजेपी की साजिश है कि एमवीए सरकार को हिलाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरह के भाषण करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो राज ठाकरे को सोचना चाहिए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं? उससे सीधा सवाल पूछे ना, आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए? आप इसका जवाब दें, तब पता चलेगा कि अंदर का पोल क्या है। माजिद मेमन जो कह रहे हैं उसमें किसी हद तक सच्चाई है। राज ठाकरे अपनी रैलियों में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की नकल करके तालियां बटोरते हैं, मगर इस प्रयोग से वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कोई ठोस पहचान नहीं दिला सके। बीते 8 साल में मनसे की उपलब्धि क्या है, मुख्तसर सी एक नजर। 2014 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट, 2019 के विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट, 2017 के बीएमसी चुनाव में 7 सीट जीते, 2017 में ही 6 पार्षद टूटकर शिवसेना में चले गए। 2022 बीएमसी में सिर्फ 1 पार्षद मनसे का है। मगर अब जब शिवसेना पर हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लगे तो राज ठाकरे इसे कैश कराने निकल पड़े। इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2020 के नए भगवा ध्वज की लॉन्चिंग में हुआ। इस झंडे की सबसे खास बात थी उस पर शिवाजी की शाही मोहर या राजमुद्रा की मौजूदगी। एक भव्य कार्यक्रम में यह लॉन्चिंग हुई। इस झंडे को बुलंद करते ही राज हिंदुत्व की राह निकल पड़े। उनकी कोशिश शिवसेना से हिंदुत्व ही नहीं, शिवाजी महाराज को भी झटकने की थी। मगर शिवसेना नेता संजय राउत की नजर में राज ठाकरे बीजेपी का भोंपू मात्र हैं।
उनसे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। मगर शिवसेना के स्टांस में बदलाव को यूं समझिए कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे को बाल ठाकरे का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्होंने एक मुसलमान को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।